अध्याय 91 मछली ड्रैगन गिरोह। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, प्रताप को सार्थक मिल गया। प्रताप जैसे ही मछली पकड़ने वाली नाव पर चढ़ा, उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। नाव का डेक खून और मांस के टुकड़ों से सना हुआ था और ली जू का डंडा अभी भी डेक पर पड़ा था। सार्थक 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 को पता था कि प्रताप आ गया है, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह बहुत थका हुआ था और अभी अभी थोड़ी ताकत वापस पाई थी। वह हिलना नहीं चाहता था। शिक्षक जी, मैं ठीक हूँ। प्रताप ने राहत की सांस ली और फिर पूछा, लीजू कहाँ है? सार्थक ने कील की प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक दो। प्रताप प्रताप स्तब्ध रह गया। लीजू मर गया। सालों से आतंक मचाने वाला लीजू मर गया। सार्थक के पास लीजू को मारने की कैसी ताकत थी? प्रताप, तुमने उसे कैसे मारा? सार्थक ने अंगड़ाई ली और उठकर बैठ गया। मैंने तनवीर द्वारा छोड़े गए जीवन रक्षक ताबीज का इस्तेमाल किया। प्रताप ने आंखें घुमाई। बड़ा चढ़ाकर बोलो, जीवन रक्षक ताबीज? अगर तुम्हारे पास सचमुच ऐसा ताबीज होता तो क्या तुम्हें खून से लथपथ ढेर इकट्ठा करने की जरूरत पड़ती? अगर तुम्हारे पास सचमुच जीवन रक्षक ताबीज होता तो क्या तुम इतने थके हुए होते? प्रताप अब भी गहरे सदमे में था। सार्थक ने चाहे जैसे भी किया हो, महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ऐसा किया, जिसका अर्थ था कि सार्थक में एक शीर्ष स्तर के मछुआरे को मारने की ताकत थी। इसके अलावा ली जू कोई साधारण शीर्ष स्तर का मछुआरा नहीं था, वह तो महान मछुआरे बनने की कगार पर था। प्रताप, तुमने सफलता हासिल कर ली। सार्थक, हम। प्रताप गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी उम्र कितनी थी? एक 12 साल का बच्चा जिसने अभी अभी मछली पकड़ने का परीक्षण पास किया था और पहले से ही एक माहिर मछुआरा बन गया था। कुछ ही महीने पहले वह दूसरे स्तर का मछुआरा था, इतना कमजोर कि एक हाथ से कई लोगों को कुचल सकता था। प्रताप, आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं? सार्थक, हे। अंततः सार्थक प्रताप के साथ गांव लौट आया और हवाई अड्डे पर पहुंचते ही मछली पकड़ने वाली नाव को गांव के मुखिया ने जब्त कर लिया। लेकिन जब ग्राम प्रधान ने सार्थक को देखा तो वह आश्चर्य से बोला, तुमने मछली पकड़ने में महारत हासिल कर ली है। गांव के मुखिया के आश्चर्य से भरे स्वर के साथ ही कई लोग सार्थक की ओर देखने लगे। ये क्या हो रहा है? ये छोटा बच्चा अभी से मछली पकड़ने का उस्ताद बन गया है। किसी ने कहा, क्या ये वही सार्थक नहीं है जिसने मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था? वह तो कुछ ही दिनों में मछली पकड़ने का उस्ताद बन गया है। कोई अवाक रह गया। मैंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है और मैं अभी तक मछुआरे के रूप में 7वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया हूं, जबकि यह लड़का पहले से ही एक माहिर मछुआरा है। मैं बस। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अरे भाई, लोगों की तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे अंदर किस तरह की आध्यात्मिक भावना है? वो तो बस पहली श्रेणी की, निम्न स्तर की है। और क्या चाहिए? तुम भाग्यशाली हो कि तुम जीवित हो। कुछ लोगों ने आह भरते हुए कहा, अपने बेटे के बारे में सोचकर मुझे शर्म आती है। उसमें आध्यात्मिकता की उत्कृष्ट क्षमता तो है, लेकिन वह मछुआरा मात्र 6ठे स्तर का है। मुझे शर्म आती है। अरे बाप रे, तुम्हारी सबसे बेहतरीन प्रथम स्तरीय आध्यात्मिक नस तो पहले ही 6ठे स्तर पर पहुंच गई है, मछुआरे। मेरी तो निम्न स्तरीय द्वितीय श्रेणी की नस अभी केवल 6ठे स्तर पर ही है। क्या आपका परिवार तो पहले ही लेवल 6 पर है? मेरा तो अभी सिर्फ लेवल 5 पर है। अचानक माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग प्रतिभाशाली लोगों से दूरी बनाए रखने लगे और अब कोई भी सार्थक के निकम्मे अतीत का जिक्र नहीं करता था। भीड़ में झांग हान ने अपने हाथ में पकड़े हुए सभी समुद्री घोंघे जमीन पर गिरा दिए और वह स्तब्ध रह गया। उसने पहले भी सार्थक को ब्लैकमेल किया था और उसके बारबेक्यू स्टॉल पर हंगामा खड़ा किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुबह उसे पता चला कि सार्थक ने एक नाव चुराई है और समुद्र में चला गया है और टाइगर हेड गैंग का सरगना जू उसका पीछा कर रहा है। अब जब सार्थक वापस आ गया है तो ली जू का क्या होगा? झांग हान के मन में एक भयानक विचार आया, क्या ली जू की मृत्यु हो गई है? जैसे ही वे हवाई अड्डे के पास पहुंचे, ली गैंग और ली किंग उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। ली गैंग, युवा स्वामी, आपको वापस देखकर बहुत खुशी हुई। आपने मुझे बहुत डरा दिया था। आप नाव चुराकर समुद्र में कैसे जा सकते हैं? क्या ली जू ने आपको ढूंढ लिया? खैर छोड़ो, उसने तो बिल्कुल नहीं ढूंढा। युवा स्वामी, अगली बार आप इतने लापरवाह मत होना। ली किंग के होंठ हिले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सचमुच भाग्यशाली था कि वह जिंदा वापस आ गया।
सार्थक मुस्कुराया और ली गैंग के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, गैंग जी, पास आओ। ली गैंग ने तुरंत अपना कान पास कर लिया। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि कान पास करना ठीक रहेगा। क्या? ली गैंग ने अत्यंत सदमे और अविश्वास से सार्थक को देखा। वह इतना भयभीत हो गया था कि उसका पेशाब निकल गया। सार्थक, तुम इतने दिखावटी क्यों हो रहे हो? जल्दी जाओ। ली गैंग तुरंत उत्साहित हो गया। जी हाँ, युवा स्वामी। सार्थक को विजयी भाव से जाते देख सार्थक ने ली किंग से कहा, चाचा किंग, चलिए बारबेक्यू स्टैंड पर चलते हैं। आज हमारे यहाँ मुफ्त बारबेक्यू है। हाँ। ली किंग के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही सार्थक ने आसमान की ओर चिल्लाकर कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। टाइगर हेड गैंग का सरगना ली जू मर चुका है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल आज फिर से खुल रहा है। मुफ्त खाना, मुफ्त खाना। भीड़ स्तब्ध रह गई। उन्हें एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि सार्थक पहले ही जा चुका था। किसी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, रुको, उसने अभी क्या कहा? ऐसा लगता है कि वे कह रहे हैं कि टाइगर हेड गैंग का ली जू मर गया है। ये सही नहीं हो सकता है ना। वह एक उच्च कोटि का मछुआरा था, उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? ये ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि ली जू खुलेआम और बेशर्मी से सार्थक का शिकार करने गया था। सार्थक ली जू का मुकाबला कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन चलो बारबेक्यू स्टैंड पर चलते हैं और देखते हैं, क्या पता ये सच हो। किसी ने हंसते हुए कहा, अगर यह सच है तो शुक्र है। ली जू एक बहुत बुरा इंसान है, अगर वह सचमुच मर गया होता तो बहुत अच्छा होता। चलो साथ चलते हैं, चलो साथ चलते हैं। मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूं। सार्थक के घमंडी रवैये को देखकर प्रताप को आश्चर्य हुआ कि क्या सार्थक सच में ईमानदार है। उसने सार्थक का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन ये लड़का क्या कर रहा है? चलो, मुफ्त में मिल रही इस दावत का फायदा क्यों न उठाया जाए। ... आधे घंटे बाद दुनिया का सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल। ली गैंग, शिया होंग और ली किंग काम में व्यस्त थे। ली किंग के आने के बाद से बारबेक्यू स्टॉल थोड़ा बड़ा हो गया है और वह भी अब बारबेक्यू टीम में शामिल हो गया है। बारबेक्यू स्टॉल पर एक शामियाना भी लगा दिया गया है। सार्थक झोपड़ी पर खड़ा था। उसके सामने की सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई थी, जो सभी तमाशा देखने के लिए वहां आए थे। पूर्वी शहर के अन्य दो प्रमुख जिलों से और यहां तक कि दक्षिणी शहर, उत्तरी शहर और पश्चिमी शहर से भी लोग ली जू की मृत्यु की खबर सुनकर ये देखने आए थे कि क्या हो रहा है। अभी अभी ली गैंग ने टाइगर हेड गैंग के सदस्यों को फोन करके ली जू की मौत की खबर दी। लेकिन टाइगर हेड गैंग के सदस्यों ने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि चाहे वे विश्वास करें या न करें, सार्थक लौट आया था और ये देखना सुरक्षित था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। इसलिए उनमें से एक बड़ा समूह आया और अब छत पर खड़े सार्थक पर पैनी नजर रख रहा था। सभी लोग कृपया शांत रहें। सार्थक ने गहरी सांस ली और कहा, सज्जनों, तैरते द्वीप में ही हमने अपना घर बनाया है। ली जू और उसके बेटे ली हू के नेतृत्व में टाइगर हेड गैंग लंबे समय से अहंकारी और दबंग बना हुआ है, शहर में अकड़ दिखाता है और निर्दोष लोगों को परेशान करता है, जिससे स्वर्ग और मनुष्य दोनों का प्रकोप उन पर है। मैं, सार्थक, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। 1 महीने पहले मैंने समुद्र में ली जू के बेटे ली हू को मार डाला था। और अब मैंने, सार्थक ने, समुद्र में ली जू को मार डाला है, पिता और पुत्र का मिलन करवाया है। कितना आनंदमय अवसर है। तुम बकवास कर रहे हो। हमारे गिरोह का सरगना, जो एक माहिर मछुआरा था, तुम्हारे हाथों कैसे मारा जा सकता है? उस आदमी को देखते ही सार्थक की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसकी निगाहों की ठंडक ने उसे तुरंत चुप करा दिया। सार्थक ने गुस्से से नाक सिकोड़ी, ली जू की लाठी निकाली और कहा, ये ली जू की निजी युद्ध लाठी है। अलग करने पर ये 2 चाकू बन जाती है। ये काफी अनोखी है, लेकिन चाहे ये कितनी भी अनोखी क्यों न हो, यह मुझे जनता के लिए बुराई को खत्म करने से नहीं रोक सकती। ये बिल्कुल सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो आप साधारण मत्स्य क्षेत्र निरीक्षक भगवान प्रताप से पूछ सकते हैं। प्रताप भी भीड़ में मौजूद था। इतने सारे लोगों को अपनी ओर देखते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो बस बारबेक्यू खाने आया था। ये आदमी तो अपना असली नाम भी इस्तेमाल कर रहा है, पता नहीं ये क्या कर रहा है। हालांकि ये देखते हुए कि सार्थक उनका छात्र था, प्रताप ने फिर भी गहरी आवाज में कहा, जब मैं पहुंचा तब तक ली जू की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत खूब, वास्तव में, हा, बहुत बढ़िया। वह बदबूदार नमकीन मछली ली जू आखिरकार मर गई। हे भगवान पोसीडोन, ली जू की मृत्यु हो गई।
कितना सुखद अंत है। दर्शकों में अफरा तफरी मच गई। स्पष्ट रूप से ली जू की मृत्यु ने कई लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया था, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने टाइगर हेड गैंग के अत्याचारों का सामना किया था। वे उस क्षण अत्यधिक प्रसन्न थे। टाइगर हेड गैंग के गुंडे स्तब्ध रह गए। उनका सरदार मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब हम टाइगर हेड गैंग की रक्षा कैसे कर सकते हैं? शांत। भीड़ में मची हलचल शांत होते ही सार्थक ने बोलना शुरू किया। टाइगर हेड गैंग ने अनगिनत बुरे काम किए, जैसा कि सभी ने देखा और याद रखा है। लेकिन ली जू की मृत्यु के साथ ही टाइगर हेड गैंग का भी अंत हो गया। अब मैं, सार्थक, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। बड़ी बात क्या है? कुछ लोगों ने बड़ी जिज्ञासा दिखाते हुए सवाल पूछे। सार्थक की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने गंभीरता से कहा, हमारे स्काईवॉटर गांव फ्लोटिंग आइलैंड में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। पहले टाइगर हेड गैंग जबरन वसूली, हत्या और डकैती जैसे अपराधों में माहिर था। लेकिन मैं, सार्थक, एक बिल्कुल नया गिरोह स्थापित करने की तैयारी कर रहा हूं, एक ऐसा गिरोह जो मछुआरों को सुरक्षित आश्रय प्रदान कर सके और सभी के जीवन स्तर में सुधार ला सके। मैं, सार्थक, फिश ड्रैगन गैंग की स्थापना करना चाहता हूं। अब से हम कभी भी जनता पर अत्याचार नहीं करेंगे। फिश ड्रैगन गैंग में भर्ती शुरू हो गई है। शामिल होने के लिए कम से कम लेवल 8 का मछुआरा होना अनिवार्य है। क्या कोई शामिल होना चाहता है? अध्याय 92 तुच्छ व्यक्ति को प्राप्त होता है प्रभुत्व। सब लोग दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? एक 12 साल का बच्चा गैंग बनाना चाहता है। भीड़ में प्रताप स्तब्ध रह गया, मानो उसके दिमाग में लाखों लोहे के सिर वाली मछलियां एक साथ दौड़ रही हों। क्या उसे मतिभ्रम हो रहा था? क्या सार्थक कोई गिरोह बनाना चाहता था? क्या वह इसे संभाल पाएगा? झांग हान हक्का बक्का रह गया। उसने पहले कभी ऐसा पागलपन भरा कदम नहीं देखा था। तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम एक गिल्ड बनाना चाहते हो? ली गैंग और ली किंग भी अचंभित रह गए। ये किस तरह के गुरु के अधीन आ गए हैं? ये तो हद से ज्यादा घमंडी और दबंग हैं। वे डर से कांप रहे थे। बेहतर होगा कि मैं बारबेक्यू बनाना जारी रखूं। सार्थक ने चारों ओर नजर घुमाए और किसी की प्रतिक्रिया न देखकर कहा, सज्जनों, फिश ड्रैगन गैंग की अभी अभी स्थापना हुई है और भर्ती की शर्तें और भर्ती के विकल्प सीमित हैं, केवल 200 लोगों तक। साथ ही आज से मेरा फिश ड्रैगन गैंग टाइगर हेड गैंग के सभी कारोबार संभाल लेगा। ली जू मेरे हाथों मारा जा चुका है और मैं देखना चाहता हूं कि टाइगर हेड गैंग में कोई मुझे मना करने की हिम्मत करता है या नहीं। इतना कहते ही सार्थक ने ठंडी सांस छोड़ी, जिससे टाइगर हेड गैंग के सदस्य डर से कांप उठे। अपने नेता के बिना वे सब कमजोर पड़ गए थे। लेकिन भीड़ में से किसी ने गुस्से में जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आप टाइगर हेड गैंग की संपत्ति को ऐसे ही स्वीकार कर सकते हैं? सार्थक ने इत्मीनान से कहा, मुझे याद है जब टाइगर हेड गैंग और वांग परिवार संपत्ति को लेकर आपस में लड़ रहे थे, तब उनके बीच काफी संदिग्ध सौदे हुए थे, है ना? बोलते हुए सार्थक ने अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं घोषणा करता हूं कि टाइगर हेड गैंग के वे पूर्व सदस्य जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, हत्या या डकैती का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जिनकी ताकत का स्तर 8 या उससे ऊपर है, वे मेरे फिश ड्रैगन गैंग में शामिल होने के योग्य हैं। बाकी सभी को बाहर कर दिया जाएगा। अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति को, चाहे उसका हत्या या डकैती का रिकॉर्ड हो या न हो, गैंग से निकाल दिया जाएगा। अचानक भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मैं भी शामिल होऊंगा। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, न ही कभी आम लोगों को परेशान किया है। मैं टाइगर हेड गैंग में सिर्फ एक बेहतर जीवन जीने के लिए शामिल हो रहा हूं। तुरंत ही कुछ लोगों ने गिरोह में शामिल होने का फैसला किया और कई लोग सार्थक की बातों से इतने प्रभावित हुए कि वे इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक थे। टाइगर हेड गिरोह की संपत्ति इतनी विशाल और व्यापक थी कि अगर वे सभी बुरे गिरोह सदस्यों को निकाल दें और फिर उन्हें बची हुई संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा दे दें, तो उनके लिए जीवन भर आराम से रहने के लिए पर्याप्त होगा। मैं शामिल हो गया हूं। मैं टाइगर हेड गैंग का सिर्फ एक अनौपचारिक सदस्य हूं, लेकिन मैं पहले ही लेवल 8 फिशरमैन क्षेत्र तक पहुंच चुका हूं। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। मैं भी शामिल होना चाहता हूं। टाइगर हेड गैंग के एक पूर्व सदस्य ने गुस्से में कहा, गद्दार, क्या तुम्हें लगता है कि सार्थक के गिरोह का नेता बनने से तुम्हारी स्थिति बेहतर हो जाएगी? किसी ने पलटवार करते हुए कहा, गद्दार से तुम्हारा क्या मतलब है? ली जू ने हर तरह के बुरे काम किए हैं। मुझमें ऐसा करने की क्षमता ही नहीं है, वरना मैं उसे बहुत पहले ही मार चुका होता। कुछ समय के लिए टाइगर हेड गैंग 2 गुटों में बंट गया था, जिसे देखकर सार्थक खुश था।
सार्थक ने कहा, जो भी शामिल होना चाहते हैं ली किंग के सामने पंजीकरण कराएं। ली किंग, आपको मेरे मानकों के अनुसार ही पंजीकरण कराना होगा, कोई गलती या चूक नहीं होनी चाहिए, समझे? ली किंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः आज्ञा मानते हुए कहा, जी युवा स्वामी। इस समय केवल टाइगर हेड गैंग के सदस्य ही दल बदल चुके थे। सार्थक ने आगे कहा, सज्जनों, मेरी बात एक बार फिर सुनिए। मैं फिश ड्रैगन गैंग को धन और जीवन के शिखर तक ले जाऊंगा। इस छोटे से दुनिया के सबसे बेहतरीन बारबेक्यू स्टॉल को देखिए, ये हर दिन खूब मुनाफा कमा रहा है। और अब मैंने, सार्थक ने, तियानशुई गांव के 4 प्रमुख बाजारों में बड़े पैमाने पर ताज़ा हॉटपॉट रेस्तरां खोलने का फैसला किया है। उद्घाटन के दिन सब कुछ आधी कीमत पर मिलेगा। फ्रेश फूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट क्या होता है, किसी को नहीं पता, इस समय हर कोई सवाल पूछ रहा है। सार्थक, हॉटपॉट दुनिया का एक बेजोड़ व्यंजन है, इसका स्वाद बारबेक्यू से कम नहीं बल्कि उससे भी कहीं बेहतर है। जब ये खुलेगा तो सब कुछ आधी कीमत पर मिलेगा। और प्रबंधक मेरे फिश एंड ड्रैगन गैंग के सदस्य होंगे। आप भी स्टाफ के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी लोग इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें, ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। आपने अपना आधा जीवन तो बर्बाद कर दिया है, तो क्यों न अपने जीवन के दूसरे आधे हिस्से को बदलने की कोशिश करें। वे तो बस मछुआरे हैं जिन्हें सिर्फ मछली पकड़ना आता है, उनमें सार्थक जैसी चतुराई नहीं है। बात बस इतनी है कि सार्थक की बातें इतनी लुभावनी हैं, बारबेक्यू से भी स्वादिष्ट और इसलिए ज्यादा फायदेमंद। भला ऐसा बढ़िया सौदा कौन नहीं चाहेगा? भला कौन हर दिन समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहेगा? भीड़ जय जयकार से गूंज उठी। मैं शामिल होना चाहता हूँ, गिल्ड लीडर। मैं 9वें स्तर का मछुआरा हूँ, मजबूत और स्वस्थ हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, बॉस। मैं शामिल होना चाहता हूँ। मैं फुर्तीला हूँ और मेरे साथ काम करना आसान है और मैं लोगों के प्रति दयालु हूँ। रास्ता बनाओ। मैं शामिल होना चाहती हूँ। मुझे खाना बनाने का बहुत हुनर है। सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, सब लोग, जल्दी मत करो, आराम से समय लो। अगर आप गिरोह में शामिल होना चाहते हैं तो पंजीकरण के लिए ली किंग से संपर्क करें। साथ ही फिश ड्रैगन गैंग पहली बार सदस्यों का चयन कर रहा है, इसलिए आपका चरित्र उच्च मानकों के अनुरूप होना चाहिए। जैसे जैसे फिश ड्रैगन गैंग का कारोबार बढ़ेगा, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। आप अपने नाम भी सुझा सकते हैं और शामिल होने पर हम आपको प्राथमिकता देंगे। अंकल किंग, मैं पंजीकरण कराऊंगा। भाई किंग, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्या आप मेरा नाम दर्ज करा सकते हैं? मास्टर किंग, वहां का नजारा पूरी तरह से बेकाबू हो गया। सबने अपना बारबेक्यू छोड़ दिया और ली किंग के चारों ओर जमा हो गए, जिससे सड़क पूरी तरह से जाम हो गई। आसपास के दुकानदार भी पंजीकरण कराने आ गए, ये सोचकर कि वे किस तरह का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। क्या उनका छोटा सा व्यवसाय बारबेक्यू स्टॉल जितना लाभदायक हो सकता है? अगर वे ताज़ा हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोल लें तो क्या वे अमीर नहीं हो जाएंगे? ली गैंग और शियाओहोंग ने एक दूसरे को गले लगा लिया। मालिक, मैं घुटने टेक रहा हूँ। मेरे युवा स्वामी स्वर्ग को चुनौती देने जा रहे हैं। मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। प्रताप आखिरकार ली गैंग के पीछे पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, मेरे लिए एक बारबेक्यू पैक करवा दो। छत पर बैठे सार्थक ने प्रताप की ओर देखकर कहा, गुरुजी, मेरे फिश ड्रैगन गैंग में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको ग्रैंड एल्डर का पद दूंगा और आपको हर महीने 10 मध्यम श्रेणी की दुर्लभ वस्तुएं मिलेंगी। प्रताप, हे, मैं बहुत व्यस्त हूँ। गांव के मुखिया को खबर सुनकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन वे थोड़ा अचंभित जरूर हुए। सार्थक उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खास था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ खास बात हो। तियानशुई गांव का मुखिया प्रमुख मामलों का प्रभारी है, लेकिन वह कुछ मामलों में मनमाने फैसले नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, टाइगर हेड गैंग कई वर्षों से आतंक मचा रहा है और तियानशुई गांव के लोग इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि फ्लोटिंग आइलैंड के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वे सीधे तौर पर आपको निशाना नहीं बनाएंगे। परिणामस्वरूप कई लोग टाइगर हेड गैंग के अत्याचार के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं। टाइगर हेड गैंग के खत्म होने के बाद फिश ड्रैगन गैंग का उदय हुआ है। कई लोगों को उम्मीद है कि जब तक ये कोई दमनकारी गिरोह नहीं है, तब तक ये ठीक है और वे इसका समर्थन कर सकते हैं। दरअसल सार्थक उस दिन बागान में वापस नहीं लौटा। इसके बजाय उसने अपने 200 गुर्गों का नेतृत्व करते हुए टाइगर हेड गैंग की संपत्तियों को लूट लिया, जिसमें ली जू का निवास और उसका खजाना भी शामिल था। टाइगर हेड गैंग के खजाने को
मछली और ड्रैगन गैंग का खजाना कहाँ जाना चाहिए? सार्थक ने कमरे में रखे सामानों का जायजा लिया। तलवारों, भालों और कुल्हाड़ियों का विशाल संग्रह, मध्यम श्रेणी के मोतियों से भरा एक पूरा संदूक, टेंटिकल्स और झींगा की मूंछें, मछली की हड्डियों से बना कवच, और अंत में कुछ युद्ध तकनीकें जिन पर सार्थक का ध्यान भी नहीं गया। इनके अलावा कुछ अयस्क भी थे जिनके स्रोत के बारे में सार्थक सोच रहा था कि ली जू ने उन्हें कहां से प्राप्त किया होगा। सार्थक कितने गरीब हैं सब लोग। कुछ देर बाद ली किंग वहां पहुंची, मुट्ठी जोड़कर बोली, मुखिया। सार्थक, मुझे यंग मास्टर कहो। ली किंग एक पल के लिए रुका। जी हाँ, युवा मालिक। टाइगर हेड गैंग के सभी आपराधिक रिकॉर्ड वाले और आत्मसमर्पण करने से इनकार करने वाले लोगों को गैंग से निकाल दिया गया है। हालांकि टाइगर हेड गैंग के 3 पूर्व मछुआरे मेरे फिश ड्रैगन गैंग में शामिल होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? सार्थक, क्या आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? क्या आपका अंधाधुंध हत्याओं का इतिहास है? ली किंग, केवल एक व्यक्ति के पास यह नहीं है, बाकी 2 के पास है। सार्थक, तो उन दोनों को यहां से बाहर निकालो और बचे हुए एक को हमसे मिलने के लिए लाओ। जी हाँ, युवा स्वामी। इस क्षण ली किंग को बेहद गर्व महसूस हुआ। कुछ समय पहले तक उसे डर था कि टाइगर हेड गैंग के साथ विश्वासघात करने के कारण उसे निशाना बनाया जाएगा। अब टाइगर हेड गैंग के पतन से यह पूरी तरह साबित हो गया कि उसका निर्णय कितना सटीक और कारगर था। वह ये बात पूरी तरह भूल चुका था कि उसे बहकाया गया था। कुछ देर बाद ली किंग किसी को अंदर लेकर आए। वह व्यक्ति लंबा था और थोड़ा भोला भाला लग रहा था। नव स्वामी को प्रणाम करें। सार्थक ने पलकें झपकाईं। तुम्हारा नाम क्या है? वह आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आखिर यह नया गिरोह का सरगना इतना अपमानजनक क्यों बोल रहा था? लेकिन जब आप किसी के घर में रहते हैं तो आपको सिर झुकाना ही पड़ता है। मैं ली गान हूं। सार्थक, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। ली गन। सार्थक, अब से ज्यादा काम करो और कम बोलो, इससे तुम थकोगे नहीं। ली गन। सार्थक, आप टाइगर हेड गैंग के मछली पकड़ने के उस्ताद हैं, फिर भी आपने कभी जनता पर अत्याचार क्यों नहीं किया या निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या क्यों नहीं की? ली गान ने जवाब दिया, वे सोचते हैं कि मैं लड़ूंगा और मेरी बेइज्जती होगी। सार्थक की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगर मैं ली जू होता तो मैं भी तुम्हें बाहर जाकर लड़ने नहीं देता। लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी थी और तुमने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। क्या ये बात तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाती? सार्थक, अब से तुम मेरे फिश ड्रैगन गैंग के नंबर 1 जनरल होगे। जब तक तुम मेरे फिश ड्रैगन गैंग के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी हकलाहट के बारे में शिकायत करने की हिम्मत कौन करेगा? ली गान, मैं एक साधारण सेवक हूं, मुझे आपका आदेश प्राप्त हुआ है। अध्याय 93 मछली और ड्रैगन शतरंज कक्ष। अगले दिन नव नियुक्त गिरोह प्रमुख सार्थक निरीक्षण के बहाने 100 से अधिक गुर्गों के साथ यात्रा कर रहा था। उस समय सार्थक एक जुआगर के सामने खड़ा था, विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, क्या मैंने इस जगह को नुकसान पहुंचाया है? ली गैंग, हाँ, तुमने इसे तोड़ दिया है, इसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। सार्थक ने पीछे मुड़कर गंभीर स्वर में कहा, क्या आप सभी को लगता है कि इस जुए के अड्डे से मेरे तियानशुई गांव की छवि पर कोई असर पड़ेगा? सब लोग। गिरोह के एक सदस्य ने तुरंत बाहर कूदकर कहा, युवक, ये जुआ खाना पैसा कमाने का धंधा है, जिससे हर दिन खूब पैसा कमाया जाता है। तियानशुई गांव की छवि खराब करने की बात करें तो तियानशुई गांव की छवि कैसी है? सार्थक ने आंखें घुमाई और पूछा, क्या जुए की वजह से कोई दिवालिया हो सकता है? उस आदमी ने रूखेपन से हंसते हुए कहा, खैर, कभी कभार। सार्थक, तो अतीत में हमारा गिरोह उन लोगों से कैसे निपटता था जो अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे? उस आदमी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, उसके पास कर्ज न चुकाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर देर रात तक मछली पकड़ने और कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। स्मैक। सार्थक ने उस आदमी के सिर पर थप्पड़ मारा, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारा मालिक इस जुए के अड्डे को बंद करवाना चाहता है? किसी ने आगे बढ़कर कहा, युवक स्वामी, जुआ खाना बंद होने से हमारे फिश ड्रैगन गैंग के पास पैसे कमाने के बहुत कम तरीके रह जाएंगे। सार्थक, तुम निकम्मे लोगों का झुंड, तुम सब अड़ियल लोग, मेरे साथ अंदर आओ। सार्थक मेज पर बैठ गया और बोला, आज युवा स्वामी तियानशुई गांव में जुए का एक बिल्कुल नया तरीका शुरू करने जा रहे हैं। पटोई, मेरा मतलब है तियानशुई गांव में मनोरंजन का एक बिल्कुल नया तरीका।
गांगजी, जाओ और मेरे लिए नीले कवच वाली मछली के 108 शल्क ले आओ। जी हाँ युवा स्वामी। कुछ ही देर में तराजू आ गया। सार्थक ने काफी देर तक चाकू से तराजू पर नक्काशी की, फिर पुकार कर कहा, गांगजी, लीकिंग, लीगान, मेरे साथ बैठो। आह! वे तीनों अचंभित रह गए। वे बैठे क्यों थे? सार्थक, जल्दी बैठ जाओ। फिश एंड ड्रैगन गैंग के सभी सदस्य इधर आओ। आज मैं तुम्हें एक ऐसे कार्ड गेम के बारे में बताने जा रहा हूं जो जुए जितना ही मजेदार है। सभी लोग पूरी तरह से अचंभित होकर अंदर आए, कई लोग तो अपना सिर खुजा रहे थे। यह नया गिरोह का सरगना तो नियमों का पालन बिल्कुल नहीं कर रहा है। लेकिन यह मनोरंजन का कौन सा नया रूप है? सार्थक, देखो सब लोग, यहाँ 108 शल्क हैं, जिनमें से 54 दोहराए गए हैं। देखो, यह एक छोटा सफेद झींगा है जो 1 का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बड़ा झींगा है जो 2 का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक मेंटिस झींगा है जो छोटे राजा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक बड़ा मांस वाला कछुआ है जो राजा का प्रतिनिधित्व करता है। आधे घंटे बाद कई लोग इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। यह इतना आसान और इतना मजेदार था। 108 कार्डों के साथ 4 लोगों द्वारा निकाले गए कार्ड अनगिनत तरीकों से बदल सकते थे। इस समय सार्थक और उसके 3 साथी जमकर लड़ रहे थे। ली गैंग, मैं कहता हूँ 7, 2 चाकू मछली। ली किंग, मैं 8, 2 टेंटेकल झींगा से लड़ने जा रहा हूँ। ली गान, हाँ हाँ हाँ, 10, 2 सांप। सार्थक, मैं एक बम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 बड़ी पीली मछलियाँ। सार्थक, मैं एक बम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 छोटी सफेद मछलियाँ। भीड़ ने कहा, हम इसे वहन नहीं कर सकते। सार्थक, मैं तीसरी पीढ़ी का 2 हूँ, मेरे पास 3 टेंटिकल झींगा और 2 चाकू मछली हैं। मैं जीत गया, पैसे दो, पैसे दो। सबके चेहरे पीले पड़ गए। ताश के खेल में बुरी तरह हार गए थे। ली गैंग और उसके दोस्तों ने मन ही मन तय किया कि समय मिलने पर वे वापस आकर ताश खेलने का अभ्यास करेंगे। ये खेल वाकई बहुत मजेदार था। उनके चेहरे पीले पड़ जाने के बावजूद जब भुगतान करने का समय आया तो सभी ने 5 समुद्री सिक्के दिए, जिससे यह एक ऐसा खेल बन गया जिसे हर कोई खेल सकता था। सार्थक ने पैसे लिए, फिर अचानक खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, क्या सबको समझ आ गया है? 100 से अधिक लोगों ने चिल्लाकर कहा, युवक गुरु, आपने सीख लिया। किसी ने कहा, युवा मालिक, ये तो बहुत मजेदार है। ये तो पुराने जुआ अड्डों से भी ज्यादा मजेदार है। किसी ने पूछा, युवा स्वामी, क्या मैं भविष्य में जुआघर का प्रबंधन कर सकता हूँ? स्मैक। सार्थक, फिर से तुम आ गए। बस खेल खेलते रहते हो। इस नाम का क्या मतलब है? क्या ये कोई जुआखाना है? आज से इस जगह का नाम मछली और ड्रैगन कार्ड रूम है। नियम यह है कि एक खेल में 5 समुद्री सिक्कों से ज्यादा दांव नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अगर आप कार्ड रूम में खेलना चाहते हैं तो 1 घंटे का एक निम्न श्रेणी का मोती लगेगा। उस युवक ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मेरा नाम चेन एरू है। मैं नियम जानता हूँ। हमारे फिश एंड ड्रैगन गैंग के नियमों को तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सार्थक, हम, बढ़िया रवैया। अब से यह फिश एंड ड्रैगन चेज रूम आप ही बंद कर सकते हैं। जो खेलना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, वे घर जाकर खुद खेल सकते हैं, समझे? चेन एरू, मैं समझ गया। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसे घर जाकर बड़ी पीली मछली के साथ खेलने दो। स्मैक। सार्थक अवाक रह गया, आप जो कुछ भी कहते हैं वह इतना अप्रिय क्यों लगता है? खैर, अगर कोई समस्या हो तो मैं आपके पास आऊंगा। कुछ लोग ईर्ष्या जताते हुए कह रहे थे कि चेन एरू को इतना मजेदार शतरंज और ताश खेलने का कमरा मिलना वाकई बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। कितना बड़ा नुकसान। सार्थक ने कहा, ठीक है, अब मैं आप सभी से एक सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या किसी को मेरे द्वारा किए गए इस काम में कोई व्यावसायिक अवसर दिखाई दिया? किसी ने झट से हाथ उठाया और कहा, मुझे पता है, मुझे पता है। सार्थक, तुम कहो। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, 100 महाजोग पार्लर खोलो और हर दिन पैसे इकट्ठा करो। सार्थक अवाक रह गया, दफा हो जाओ, और किसे पता है? और भी लोगों ने हाथ उठाया। सार्थक, तुम कहो। उस आदमी ने जल्दी से कहा, युवा मालिक, चलिए पहले कम कीमत से शुरुआत करते हैं ताकि लोग थोड़ा मजा ले सकें। बाद में जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तो हम कीमत बढ़ा देंगे। सार्थक ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कोई मेरे लिए उसे लात मार सकता है? मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। टकराना। किसी ने आगे बढ़कर उस आदमी को लात मारी और बुदबुदाते हुए कहा, बकवास मत करो, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो।
सार्थक, अगर तुमने इस बार कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें जमीन पर पटक दूंगा और 10 मछली पकड़ने वाली छड़ियों से तुम्हारी पिटाई करूंगा। उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कमजोर स्वर में कहा, युवा मालिक, पहले हम नीले कवच के बहुत सारे शल्क इकट्ठा कर लें, उनसे बैज बनाएं और फिर उन्हें जरूरतमंदों को बेच दें। स्मैक। सभी लोग ये सोचकर नीचे झुक गए कि उन्हें फिर से चोट लगी है, लेकिन असल में सार्थक ने अपनी ही जांघ पर थप्पड़ मार दिया था। सार्थक, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति पीछे हट गया और बोला, युवक स्वामी, मेरा नाम ली बेक्सिया है। सार्थक, बहुत खूब, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो। अब से फिश ड्रैगन शतरंज और ताश का उत्पादन तुम्हारा होगा। फिश ड्रैगन गैंग में से 10 लोगों को चुन लो जो तुम्हारे लिए काम करें। अगर फिर भी काफी लोग न हो तो बाहर से भी लोगों को ढूंढ लेना, ऐसे लोग जो तुम्हें पैसे दें। मैं तुम्हें बाद में छपाई की कुछ तकनीकें भी सिखाऊंगा, तुम उन्हें ध्यान से सीख लेना। ली बेक्सिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर तुरंत हंसते हुए बोली, जी हाँ युवा स्वामी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे आग और पानी से ही क्यों न गुजरना पड़े। कई लोग ईर्ष्या भरी निगाहों से मेरी ओर देखते हैं। मुझे इस बात का ख्याल पहले कभी क्यों नहीं आया। सार्थक ने अचानक भीड़ की ओर फिर से देखा और कहा, तो ली बेक्सिया के बोर्ड गेम निर्माण व्यवसाय में किसे व्यापारिक अवसर दिखाई दिया? किसी ने तुरंत चिल्लाकर कहा, युवक, मुझे पता है। सार्थक, तुम कहो। उस आदमी ने कहा, फिश ड्रैगन गैंग के कई बाहरी सदस्यों को उत्पादन का जिम्मा सौंपो। साथ ही फिश ड्रैगन गैंग के दर्जनों आधिकारिक सदस्यों को तियानशुई गांव में गश्त के लिए भेजो। जो कोई भी छुपकर उत्पादन करने की हिम्मत करेगा उसके पैर तोड़ दिए जाएंगे। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह तुरंत दहाड़ते हुए बोला, किसने उसे जमीन पर गिराया और 10 मछली पकड़ने वाली छड़ियों से पीटा? वह व्यक्ति हैरान रह गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? यह तो बिल्कुल सही बात है। उस आदमी को थप्पड़ मारने के बाद एक धूर्त निगाहों वाले व्यक्ति ने कहा, युवा मालिक, मैं जानता हूं। सार्थक ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो, वरना मुझे तुम्हारी मछली पकड़ने वाली छड़ी छीननी पड़ेगी। उस आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हमें 4 प्रमुख बाजारों में और 12 गलियों में से प्रत्येक पर एक दुकान खोलनी होगी। फिर हमें राहगीरों को नियम समझाने के लिए लोगों का इंतजाम करना होगा। हमें सबके सामने जुए के अड्डे का नाम भी लिखना होगा और अपने फिश एंड ड्रैगन चेज रूम का नाम भी लगाना होगा ताकि सबकी जिज्ञासा जागे। सार्थक की आंखें तुरंत चमक उठी। बुरा नहीं, उनकी तुलना में तुम्हारा IQ लगभग 180 है। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी की आंखें तुरंत चमक उठी। मैं ली डोयू हूं। सार्थक, ठीक है ली डोयू, तुम फिश एंड ड्रैगन गैंग के आधिकारिक सदस्यों में से 12 लोगों को फिश एंड ड्रैगन शतरंज और कार्ड स्टोव के प्रबंधक के रूप में चुन सकते हो। प्रबंधकों से नीचे के पदों के लिए बाहर से वेतनभोगी लोगों को चुना जा सकता है। जी हाँ, मैं गारंटी देता हूं कि यह त्रुटिरहित होगा। कई लोग तो अविश्वास से अपना सिर खुजा रहे हैं। यह इतना आसान सवाल है, आखिर यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? किसी ने पूछा, युवा स्वामी, क्या अभी भी व्यापार के अवसर मौजूद हैं? सार्थक, क्या आपको लगता है कि हर जगह व्यापार का अवसर है? चलो अगली दुकान, सबसे बड़ी दुकान, देखते हैं। मुझे ताज़ा खाना परोसने वाले हॉटपॉट रेस्तरां की जगह का पता लगाना है। तुरंत ही सैकड़ों लोग फिर से चल पड़े। उनके चेहरे लाल हो गए थे। हर किसी को ऐसा लग रहा था मानो वे अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हों, मानो कीमती उच्च गुणवत्ता वाले मोतियों का ढेर उनकी जेब में गिर गया हो। जैसे ही सार्थक बाहर निकला, उसे तुरंत एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। सार्थक ने अपना सिर खुजाया। दादाजी ग्राम प्रमुख, आप यहाँ क्यों आए हैं? ग्राम प्रधान, हे, मैं ये देखने आया हूँ कि क्या नव नियुक्त प्रधान हान मेरे तियानशुई गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अध्याय 94, हान महान धोखेबाज। ग्राम प्रधान ये देखने तो नहीं आया था कि सार्थक लोगों को परेशान कर रहा है या नहीं। प्रताप और बूढ़े जियांग से उसे सार्थक के स्वभाव के बारे में पहले ही पता चल चुका था, इसलिए उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा ही गड़बड़ नहीं करेगा। बस ये लड़का हद से ज्यादा घमंडी है। तुम तो सिर्फ 12 साल के हो, ग्राम प्रधान की तरह व्यवहार करते हो, बाहर जाते समय 100 से ज्यादा लोगों को साथ ले जाते हो। गांव के मुखिया ने सार्थक को एक तरफ खींचकर पूछा, क्या तुमने सचमुच ली जू की हत्या की है? सार्थक, किस्मत से। ग्राम प्रधान कुछ क्षण चुप रहा। जब समय मिले तो मेरे यहाँ आना। मुझे लगता है कि तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताओं की पुनः जांच करना आवश्यक है। पिछली जांच में शायद कोई समस्या रही हो। सार्थक की आंखें चमक उठीं। क्या ये संभव है?
मेरी आध्यात्मिक शक्ति को अब और उन्नत नहीं किया जा सकता, इसलिए पुनः परीक्षण करना बुरा विचार नहीं होगा, है ना? सार्थक ने आश्चर्य जताते हुए कहा, सच में? ये तो बहुत बढ़िया है ग्राम प्रधान दादाजी। मुझे भी लगा था कि मेरे प्रतिशोध परीक्षण में कुछ गड़बड़ है। पिछली बार मैं तनवीर के प्रतिशोध के स्तर से दंग रह गया था, लेकिन जब मैंने उस पत्थर में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित करने की कोशिश की तो वह गलती से टूट गया। गांव के मुखिया के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? सार्थक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे तब ये बात पता ही नहीं थी। मुझे लगा कि मैं बस उस पर अपना हाथ रख दूंगा। ग्राम प्रधान, चलो अब मेरे साथ परीक्षा देने चलो। सार्थक, 1 मिनट रुकिए ग्राम मुखिया दादाजी, यह इतना जरूरी नहीं है। देखिए, मैं अभी गिरोह के सदस्यों को प्रशिक्षण दे रहा हूँ। टाइगर हेड गिरोह अभी अभी ध्वस्त हो गया है और फिश ड्रैगन गिरोह अभी अभी उभरा है। सब कुछ तहस नहस हो गया है और बहुत सारा काम है जिसे मुझे संभालना है। ओह! गांव के मुखिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही हैं? ये तो बस एक गिरोह है। क्या तुम्हें इतना हंगामा करने की जरूरत है? जिसे कुछ पता न हो वो तो तुम्हें ही गांव का मुखिया समझेगा। ग्राम प्रधान, तो जल्दी आकर मुझे ढूंढो, मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सार्थक, ठीक है, सब हो गया। ... ग्राम प्रधान को विदा करने के बाद सार्थक अपने 100 से अधिक साथियों के साथ पूर्वी बाजार की दुकानों का निरीक्षण करने निकल पड़ा। उन्होंने सबसे बड़ी दुकान चुनी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग मीटर था। सार्थक, गंगाजी, चलो ये दुकान किराए पर लेते हैं। ली गैंग, छोटे मालिक, इस दुकान का किराया काफी ज्यादा है, प्रति माह इतना खर्च होता है। सार्थक ने ली गैंग द्वारा ऊपर उठाई गई एक उंगली को घूरते हुए हैरानी से पूछा, 100 मध्यम श्रेणी के मोती। ली गैंग, 0.10 टुकड़े। सार्थक ने अवाक होकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगा था कि यह 100 सिक्के हैं, मैंने इसे किराए पर लिया था। ली गैंग मान गया, उसके सिर में झुनझुनी सी दौड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, युवा मालिक, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। लेकिन फिर उसे अपने सुनहरे दिनों की याद आ गई जब वह एक बारबेक्यू स्टॉल चलाता था, तब उसे दिन में सिर्फ 10 मध्यम श्रेणी के मोती मिलते थे। ये तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगता था। सार्थक, मेरे लिए कुछ कागज लाओ। कुछ देर बाद सार्थक ने जल्दी से एक कागज पर दुकान का नक्शा बनाया और ली गैंग को देते हुए कहा, मैं तुम्हें इस दुकान को व्यवस्थित करने के लिए 3 दिन का समय देता हूँ। और हाँ, ली किंग को अपना बारबेक्यू स्टॉल चलाने दो। ली गैंग का चेहरा तुरंत पूरी तरह बदल गया। युवक, नहीं, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? स्वामी जी, ये बारबेक्यू स्टैंड मेरी जिंदगी है। स्मैक! सार्थक ने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, तेरी जिंदगी इसी पर टिकी है। क्या तुझे पता है कि यह ताज़ा खाना परोसने वाला हॉटपॉट रेस्टोरेंट एक बारबेक्यू स्टॉल से 10 गुना ज्यादा पैसा कमाता है? अरे, ये सही नहीं हो सकता। ली गैंग ने अपने हाथ मलते हुए कहा, 10 गुना ज्यादा? इससे कितना पैसा मिलेगा? ये तो हद से ज्यादा है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। छोटे मालिक, मैं करूंगा। ली गैंग ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकल जाओ। मैं फिश एंड ड्रैगन गैंग का एक अनुभवी सदस्य हूं, तुम खुद को क्या समझते हो? सार्थक ने इस मामले को अनसुना करते हुए उदासीनता से कहा, लीगान, तुम्हें भविष्य में कार्ड रूम और ताज़ा हॉटपॉट रेस्टोरेंट में ज्यादा बार जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। तुम और गांगाजी मुनाफे का आधा आधा हिस्सा ले लोगे। ली गान, ठीक है। ली गान गारंटी देता है। गारंटी देता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। सार्थक ने अपना सिर ढांकते हुए कहा, छोड़ो, बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम मिशन पूरा कर सकते हो। ... रात, वृक्षारोपण। सार्थक बारबेक्यू और शराब लेकर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि ओल्ड जियांग सिरके के एक बड़े बर्तन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। सार्थक, दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। बूढ़े जियांग ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस हल्की सी हम की आवाज निकाली और कहा, इस सिरके की गंध अब और तेज होती जा रही है। आज रात मेरे लिए कुछ मादक झींगा बना दो, मैं इसके कुछ घूंट पी लूंगा। सार्थक, ठीक है, मेरी छोटी बहन किन कहाँ है? बूढ़े जियांग ने कहा, वह अभी तक वापस नहीं आया है। सार्थक की आंखें चमक उठी, दादाजी, क्या मैं आज रात आपके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊं? फिर बूढ़े आदमी ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, मुख्य व्यंजन? कैसा मुख्य व्यंजन?
मेरे दांत बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए मुझे नरम खाना चाहिए। सार्थक। उस शाम जियान किन काम से घर लौटी ही थी कि उसे एक मनमोहक खुशबू आई जिसने तुरंत उसकी भूख बढ़ा दी। वह जानती थी कि सार्थक लौट आया है। जब जियान किन अंदर आई तो उसने देखा कि मेज पर पहले से ही 5 व्यंजन रखे हुए थे और बर्तन में एक और व्यंजन पक रहा था। इसी बीच बूढ़ा जियान कभी कभी नशे में धुत झींगा को थाली से उठाकर चोर की तरह अपने मुंह में डाल रहा था। जियान किन को हंसी भी आए और झुंझलाहट भी। दादाजी, क्या आपने हाथ धोए? ओल्ड जियांग, मेरे हाथ साफ हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन तभी उसने देखा कि बूढ़े जियांग ने शून्य से पानी का एक गोला निकाला और उसे उसमें फेंक दिया। सार्थक को बहुत ईर्ष्या हुई। ये चाल तो वाकई अद्भुत थी। उसे बूढ़े जियांग से यह चाल सीखने के लिए किसी न किसी तरह मनाना ही था। ओल्ड जियांग, यंग हान, क्या तुम्हारा मुख्य व्यंजन तैयार है? जियांग किन, एक मुख्य व्यंजन? बूढ़े जियांग ने संदेह भरी नजरों से कहा, मुझे भी नहीं पता। उसने कहा कि यह बहुत मुश्किल था। सार्थक, आ रहा हूं, आ रहा हूं। सार्थक पहले एक अंगीठी का स्टैंड लेकर आया, फिर उसने स्टैंड पर बड़ा बर्तन रखा और पूछा, इसे कौन जलाएगा? बूढ़े जियांग ने बस बर्तन का ढक्कन उठा दिया, भला इसे और कौन खोल सकता था। ढक्कन उठाते ही बूढ़ा आदमी तुरंत मोहित हो गया। खुशबू सचमुच अद्भुत थी। क्या महज सुगंध ही इतनी लुभावनी थी। ये बारबेक्यू जैसी तो नहीं थी, लेकिन उतनी ही स्वादिष्ट थी। जियान किन ने भी घबराकर पूछा, क्या यह मछली है? सार्थक हंसते हुए बोला, सटीक रूप से कहें तो यह एक ताज़ा पीली क्रोकर मछली का हॉटपॉट है। मांस और सब्जी मिश्रित पकवान। बूढ़े जियांग ने अंगीठी के स्टैंड की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या बस अंगीठी के ऊपर एक बर्तन रखना है? सार्थक, हाँ, इसे आग और बर्तन दोनों के साथ परोसा जाता है। ओल्ड जियांग, ये व्यंजन पर्याप्त रूप से पका हुआ नहीं है। क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? सार्थक, तुम दोनों ध्यान से सुनो। मैंने इस गर्मागर्म बर्तन में 7 तरह के स्पिरिट फ्रूट मसाले और 12 तरह की स्पिरिट फ्रूट सामग्रियां डाली हैं। इसे पकने में लगभग आधा घंटा लगेगा। इसके बाद सार्थक ने अन्य व्यंजनों का परिचय देते हुए कहा, ये साइड डिश हैं, गर्मागर्म और खट्टे कटे हुए आलू। ओल्ड जियांग, यह एक पीली गेंद है। सार्थक, मुझे आलू कहना अच्छा लगता है, कृपया पहले मेरी बात सुन लें। बूढ़े जियांग शर्मिंदा लग रहे थे। सार्थक, यह अजगर की दाढ़ी वाला खीरा है। ओल्ड जियांग, यह एक लंबा हरा तरबूज है। सार्थक अवाक रह गया। मुझे पता है, इसे खीरा कहना अच्छा लगता है, लेकिन कृपया बीच में दखल न दें। जियांग किन ने अपना सिर खुजलाया। ये दोनों बदमाश क्या ये खाना नहीं खा सकते? सार्थक, आपने ड्रंकन श्रिम्प तो खा ही लिया। ये प्लेट शिमला मिर्च और खट्टी मूंगफली से बनी है, जो ड्रिंक्स के साथ एकदम परफेक्ट है। ये प्लेट तो और भी लाजवाब है, गोल्डन श्रिम्प बॉलर्स। ताज़े झींगों को छीलकर, उनकी नसें निकालकर, मांस पर बीन्स का पेस्ट लगाकर फिर तेल में सुनहरा भूरा होने तक पकाया जाता है। ये बाहर से कुरकुरे, अंदर से रसीले और मुंह में एक मनमोहक खुशबू छोड़ते हैं। ठीक है, अब आप खाना शुरू कर सकते हैं। सार्थक के परिचय ने बूढ़े जियांग और जियांग किन के मुंह में पानी ला दिया। ये सारे विशेषण कहाँ से आए? इसे सुनना लगभग असहनीय था। तीनों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। सभी ने गर्मागर्म बर्तन से बड़ी बड़ी पीली मछलियां उठा ली। एक निवाला लेते ही बूढ़े आदमी और जियांग किन की आंखें चमक उठी। बूढ़ा आदमी, इसमें शिटाके मशरूम की सुगंध की हल्की सी झलक है, मीठी घास की कोमलता है, और वो हॉर्स चेस्टनट के फूलों की मिठास का भी हल्का सा स्पर्श है। तस्क तस्क। जियांग किन ने दूसरी बार चॉपस्टिक से एक सुनहरी झींगा बॉल उठाए। जैसे ही वह उसके मुंह में गई, उसकी कुरकुराहट और धमाकेदार सनसनी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह उड़ने ही वाली हो। उस रात बूढ़े आदमी ने आधा जार शराब पी ली और लगभग सभी मुख्य व्यंजन खा लिए। जब वे पेट भर खा पी चुके तो सार्थक बूढ़े व्यक्ति के पास गया और बोला, दादाजी। ओल्ड जियांग, क्या बात है? सार्थक, आप इतने लंबे समय से तियानशुई गांव में हैं, क्या आपने कभी लोगों के लिए छोटा सा भी योगदान देने के बारे में नहीं सोचा? बूढ़े जियांग ने कहा, क्या योगदान? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं, जाओ खुद मछली पकड़ो। सार्थक, यह उस तरह के योगदान की बात नहीं है। मछली पकड़ना केवल लोगों को जीवित रहने में मदद कर सकता है, लेकिन अच्छा भोजन लोगों को और भी बहुत कुछ करने, अधिक आनंद लेने, अधिक फुर्सत और अधिक मौज मस्ती करने का अवसर देता है। क्या आपको सच में लगता है कि आम मछुआरे हर दिन सुबह जल्दी निकलकर देर से लौटते हैं, दिन रात मछली पकड़ते रहते हैं? कोई भी थक जाएगा और परेशान हो जाएगा।
बुरा जियांग, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना है? सार्थक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, हमारे बागान में उगने वाले कई आध्यात्मिक फल हम खा नहीं सकते, इसलिए वे मिट्टी में गिरकर सड़ जाते हैं। ये तो कतई बर्बादी है। मैं सोच रहा था कि इन्हें बर्बाद करने के बजाय हमें इन्हें दान कर देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आप भी, दादाजी, जनहित में योगदान देने के लिए समर्पित हैं, है ना? जियान किन को लगा कि अब वह और नहीं सुन सकती। पता नहीं सार्थक को ये समझाने बुझाने की कला कहाँ से मिली। खैर, उसे तो नतीजा पहले से ही पता था। लगता है बगीचे का मालिकाना हक बदल गया है। जियान किन बीच बीच में सिर हिलाते हुए बोली, कृपया इस आदमी को अंदर आने दीजिए। देखिए, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। यह आपका बगीचा है या उसका? अध्याय 95 मछली और ड्रैगन गिरोह से मिली प्रशंसा का खजाना। फिश ड्रैगन गैंग ने एक ही दिन में टाइगर हेड गैंग की जगह ले ली, जो वास्तव में एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। अगले दिन टाइगर हेड गैंग के 13 जुआ अड्डों के पूर्व स्थल के सामने फिश ड्रैगन गैंग के सदस्यों ने सड़क पर लगे जुआ अड्डों के चिन्हों को हटा दिया। गिरोह के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, कृपया प्रतीक्षा करें। जैसे ही दुकान के प्रवेश द्वार पर भीड़ जमा हुई, चेन एरू ने एक कागज का टुकड़ा उठाया और जोर से पढ़ा, हमारा फिश ड्रैगन गैंग अभी अभी स्थापित हुआ है, और हम टाइगर हेड गैंग द्वारा पहुंचाए गए नुकसान को गहराई से महसूस करते हैं। अब हमारा फिश ड्रैगन गैंग जुए के अड्डों को बंद कर देगा और इस हानिकारक व्यवहार का दृढ़ता से विरोध करेगा। फुफकार, किसी ने आश्चर्य से कहा, सचमुच आप इतना लाभदायक व्यवसाय छोड़ रहे हैं? कुछ लोगों को संदेह था, आप लोगों ने इससे अधिक लाभदायक तरीका तो नहीं निकाला है ना? चेन एरू, सब लोग जल्दी मत करो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। हमारे फिश ड्रैगन गैंग का वर्तमान नेता सार्थक युवा और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। भला वो धोखा देने और लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला खलनायक कैसे हो सकता है? जुए के अड्डों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, फिर भी हमारे नेता ने, ये सोचते हुए कि हर किसी को अपने जीवन में मनोरंजन की आवश्यकता होती है, लगन से अध्ययन किया और एक साल लगाकर सबके मनोरंजन के लिए फिश ड्रैगन कार्ड गेम बनाया। शतरंज और ताश के खेल, ये क्या होते हैं? क्या इसके लिए पैसे लगते हैं? क्या हम जुआ खेल सकते हैं? चेन एरगो ने गला साफ करते हुए कहा, फिश एंड ड्रैगन चेज एक सस्ता और बढ़िया खेल है। हर घर के लिए जरूरी है, रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए एक शानदार तोहफा है, या घर पर दोस्तों के साथ मिलने जुलने पर आनंद लेने के लिए बढ़िया चीज है। इसे खेलने का मजा जुए से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा हमारे गिरोह के सरगना ने कहा कि शतरंज और ताश खुद जुआ नहीं है, और हर कोई जुए की तुलना में शतरंज और ताश में ज्यादा आनंद पा सकता है। किसी ने चिल्लाकर कहा, यह बोर्ड गेम कैसा है? आप हमें कुछ नहीं बता सकते? हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि यह क्या है। किसी ने बीच में कहा, हाँ, आप इसे इतना मजेदार बता रहे हैं, लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि यह वास्तव में इतना मजेदार है या नहीं। आपको हमें खेलने का तरीका बताना होगा। बिल्कुल सही, आपने हमें जाने के बारे में क्यों नहीं बताया? अंततः क्या सब कुछ पैसे पर ही निर्भर नहीं करता? चेन एरगो ने पूछा, भाई, क्या आपको बड़ी पीली मछली खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि बड़ी पीली मछली की कीमत कितनी है? किसी ने तुरंत जवाब दिया, एक बड़ी पीली क्रोकर मछली की कीमत कितनी होती है? एक कम गुणवत्ता वाले मोती से तो 2 या 3 खरीदी जा सकती हैं। चेन एरगो हंसते हुए बोला, ठीक है। इस भाई ने कहा था कि एक साधारण मोती से 2-3 बड़ी पीली मछलियां खरीदी जा सकती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं, उसी साधारण मोती से मछली और ड्रैगन शतरंज के 2 सेट खरीदे जा सकते हैं। अब से आपको और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैरान हुए, अप्रत्याशित। वास्तव में ये कैसे संभव है? इतनी सस्ती गेम कहाँ मिल सकती है? तुम तो बस शेख ही बघार रहे हो। तो फिर पैसे कमाते कैसे हो? लेकिन चेन एरगो ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, हम तुम्हारी मेहनत की कमाई का फायदा नहीं उठाएंगे। चलो, यहाँ कुछ मेजें हैं, तुम पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हें फिश ड्रैगन शतरंज खेलना सिखाता हूँ। आधे घंटे बाद तियानशुई गांव में एक अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिया। लोगों के 13 समूह पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी बाजारों में इकट्ठा हो गए। ये लोग 4-4 के समूह में आमने सामने बैठे थे और आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। 3 के साथ 2-3 बड़ी पीली क्रोकर मछलियां और 2 छोटी सफेद मछलियां। बम, 4 छोटी सफेद मछलियां। कितना घमंड है! तुम 4 बड़ी पीली मछलियों के बराबर भी नहीं हो। हाँ बम, 4 तंतुमय झींगे।
भीड़ ने कहा, हम इसे वहन नहीं कर सकते। ऐसी आवाजें निरंतर उठती गिरती रहती हैं। इसी बीच पास में ही बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े थे। अरे, मुझे फिश एंड ड्रैगन चेज के 10 सेट चाहिए। मैं यहाँ पहले आया था, मुझे फिश एंड ड्रैगन चेज के 4 सेट चाहिए। मुझे 6 सेट चाहिए। फिश ड्रैगन गैंग के सदस्य काम में बुरी तरह व्यस्त थे। उन्होंने पहले सोचा था कि 200 लोग स्थिति को संभालने के लिए काफी होंगे, लेकिन किसने कल्पना की होगी कि दृश्य इतना तनावपूर्ण होगा। तभी गिरोह के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ। क्योंकि फिश एंड ड्रैगन चेज और कार्ड्स की मात्रा सीमित है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति केवल 2 सेट ही खरीद सकता है। स्टॉक सीमित है, इसलिए अभी खरीद लें, हमारे पास ज्यादा बचे नहीं हैं। तभी सबको समझ आया कि गिरोह के सरगना ने क्यों कहा था कि इसे हाथ से नहीं बनाया जा सकता, इसे प्रिंट करना होगा, और उसने प्रिंटिंग का टेम्पलेट भी तैयार किया था। और वाकई नतीजे शानदार रहे। 1 घंटे से भी कम समय में सारा स्टॉक बिक गया। 10 मिनट बाद दर्जनों महजोग पार्लरों ने एक के बाद एक घोषणा की, महोदय, हमारा स्टॉक खत्म हो गया है। कृपया कल वापस आइएगा। कुछ लोग जिन्होंने कुछ नहीं खरीदा, वे बुदबुदाए, तो क्या हुआ? ये वैसे भी नीले खोल वाले कछुए के छिलकों से बना है, मैं इसे घर पर खुद ही बना लूंगा। लेकिन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए फिश एंड ड्रैगन गैंग के सदस्यों ने कहा, जिन्होंने इसे नहीं खरीदा वे इसे घर पर खुद बना सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारा फिश एंड ड्रैगन गैंग आपको हमारे फिश एंड ड्रैगन शतरंज और कार्ड खरीदने के लिए मजबूर नहीं करेगा। हम निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन किसी ने तुरंत उपहास उड़ाते हुए कहा, इसे खुद बनाने की कोशिश तो कोई मूर्ख ही करेगा। ये चीज देखने में तो सरल लगती है, लेकिन इन छोटी सफेद मछलियों और चाकू जैसी मछलियों को इतनी वास्तविकता से कौन बना सकता है? मैं कल फिर लाइन में लगूंगा। बिल्कुल सही, मैं भी यह चित्र नहीं बना सकता। कई लोग जो पहले खुद ऐसा करने की योजना बना रहे थे, उन्होंने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। और जिस व्यक्ति ने सबसे पहले यह बात कही थी, उसने मन ही मन सोचा, ये किसी के लिए दलाल बनने का बहुत आसान तरीका है। उस दिन अधूरे आंकड़ों के अनुसार फिश एंड ड्रैगन चेज गेम की कुल 2102 प्रतियां बिकी। कई लोगों ने इसे सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी लोग इसे खरीदने के लिए दौड़ रहे थे, जबकि उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसे खरीदने और खेल के नियम जानने के बाद उन्हें ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वे सही टीम में शामिल हो गए हैं। फिश एंड ड्रैगन गैंग की पहली औपचारिक बैठक। ली गैंग ने हैरानी से पूछा, हमने जितना बेचा है उससे धोखा मत खाओ, हमें बारबेक्यू से भी उतनी कमाई नहीं हुई। बहुत सारा है लेकिन सस्ता है। चेन एर्गो, भाई गैंग, यू लोग शतरंज और कार्ड रूम में होने वाले छोटे मुनाफे को कम मत समझिए। क्या आप जानते हैं कि हमने आज कितना कमाया? ली गैंग, कितने? चेन एर्गो ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, वहां कम से कम 8000 निम्न श्रेणी के मोती होंगे। ली गैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर ताश खेलने से मिले पैसों को भी जोड़ दें तो उसने एक दिन में 100 मध्यम श्रेणी के मोती कमा लिए। ली किंग, आज बारबेक्यू स्टॉल ने 36 मध्यम श्रेणी के मोती अर्जित किए। ली गैंग के दिमाग में तुरंत विचार घूमने लगे। उसके युवा मालिक ने कहा था कि ताज़ा खाना परोसने वाला हॉट पॉट रेस्टोरेंट इन दोनों से ज्यादा लाभदायक है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच है। लेकिन अगर मछली और ड्रैगन, शतरंज और ताश के खेल इतने लाभदायक हैं, तो ताज़ा खाना परोसने वाला हॉटपॉट रेस्टोरेंट कम लाभदायक कैसे हो सकता है? वांग परिवार गांव, तियानशुई गांव। वांग परिवार के मुखिया ने अपने हाथ में नीले कवच वाली मछली के छिलकों के ढेर को देखा और कहा, क्या यह मछली ड्रैगन शतरंज का खेल है? वांग परिवार के दूसरे युवा स्वामी ने कहा, पूर्वज जी, आप सही कह रहे हैं। यह मछली और ड्रैगन शतरंज का खेल वाकई बहुत मजेदार है। स्मैक, तुम तो बस खेलते रहते हो। अपने तीसरे भाई को देखो, वो तो शहर में आ चुका है और वो एक दिन वांग परिवार का शीर्ष सैन्य कमांडर जरूर बनेगा। और तुम्हें देखो, खेलने के अलावा तुम्हें क्या आता है? लेकिन यह वाकई बहुत मजेदार है पूर्वज। मछली और ड्रैगन शतरंज के कुछ दौर खेलने के बाद वांग परिवार के मुखिया, जो काफी ऊर्जावान दिख रहे थे, ने कहा, यह तो दिलचस्प है। उस बच्चे सार्थक ने खेलने का ऐसा तरीका कैसे सोचा? दूसरे युवा स्वामी, पूर्वज जी, चलिए हम भी ऐसा ही करते हैं। मैंने सुना है कि मछली और ड्रैगन गिरोह को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि हर कोई इसे खुद करे। उनका कहना है कि वे कारोबार पर कब्जा नहीं करेंगे। स्मैक, वांग परिवार के मुखिया ने गरजते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुझे तो बस दूसरों की नकल करना आता है।
क्या तुझे ये भी एहसास है कि फिश ड्रैगन गैंग ने ये जानबूझकर किया था? ये जानबूझकर कैसे किया गया है? वांग परिवार के मुखिया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, इस कार्ड गेम का नाम मत भूलना, फिश एंड ड्रैगन कार्ड गेम। अगले कुछ दिनों में ये तियानशुई गांव में घर घर में मशहूर हो जाएगा। अगर हम दूसरा गेम बनाएं तो क्या नाम रखें? अगर हम फिश एंड ड्रैगन कार्ड गेम नाम नहीं रखेंगे तो ये लोकप्रिय नहीं होगा। अगर हम फिश एंड ड्रैगन कार्ड गेम नाम रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि वांग परिवार भी फिश एंड ड्रैगन गैंग में शामिल हो गया है। दूसरे युवा मालिक ने गुस्से से कहा, कितना दुष्ट बच्चा है। पूर्वज जी, क्यों न हम इसे मारने का कोई मौका ढूंढें? ये बच्चा ली जू से भी ज्यादा मुश्किल है। दफा हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे? मेरा वान परिवार इतना बड़ा और शक्तिशाली परिवार है, क्या हम एक छोटे बच्चे को धमकाने की हिम्मत करेंगे? फिर तियानशुई गांव के लोग मेरे वान परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? वांग परिवार के मुखिया ने बुदबुदाते हुए कहा, सार्थक, वह वाकई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन तुम तियानशुई गांव जैसी छोटी सी जगह में क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हो? अगर तुम तियानशुई गांव में वांग परिवार को दबा भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा? ये तो ताकत की दुनिया है। महज 2-3 दिनों में ही फिश एंड ड्रैगन गैंग तियानशुई गांव के ग्रामीणों के बीच चर्चा का एक गर्म विषय बन गया है। एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान किसी ने हैरानी से कहा, क्या आपने सुना है? फिश एंड ड्रैगन गैंग ने 500 से अधिक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये लोग वाकई कमाल के हैं। किसी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, फिश एंड ड्रैगन गैंग किसी को धमकाता नहीं है, वे हमेशा चीजों के लिए पैसे देते हैं। कुछ लोगों ने हैरानी जताई, क्या चीजों के लिए भुगतान करना सामान्य बात नहीं है? उस आदमी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, टाइगर हेड गैंग ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं दिया है। कुछ लोगों ने सहमति जताते हुए कहा, ये टाइगर हेड गैंग से कहीं बेहतर है। मैंने सुना है कि फिश ड्रैगन गैंग एक फ्रेश फूड हॉटपॉट रेस्टोरेंट खोलने की योजना बना रहा है, जो बारबेक्यू से भी बेहतर बताया जा रहा है। क्यों न हम सब मिलकर पैसे इकट्ठा करें और वहां जाकर देखें? ये स्वीकार्य है। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। चलो साथ चलते हैं।